हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारी DT+B TGT सोशल साइंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें जो भी क्वेश्चन DT+B ने पूछे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी कि जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जा रहा है, फिर उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको भी मैं डिस्कशन करवा रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि अगर आपके शिफ्ट में उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका राइट आंसर ईज़िली लगा सको। ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, ये TGT सोशल साइंस की सीरीज़ है, तो आप TGT सोशल साइंस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसके लिए इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, BPSC हो गया, RPSC हो गया, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए, TGT सोशल साइंस के लिए, तो आप इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं। ये वीडियो हमारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी कि इसमें जो पेपर 2 है सिर्फ उसके क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। पेपर 1 आपके साथ डिस्कशन नहीं है, सिर्फ पेपर 2 पे ही ध्यान दिया गया है। ठीक है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। और आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स DT+B के हो चुके हैं, कुछ ही एग्ज़ाम्स बचे हैं, जिसमें से TGT सोशल साइंस का भी एक एग्ज़ाम बचा हुआ है। और चांसेस हैं कि जो हमारा अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम की डेट आपके पास आ जाएगी। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो सिर्फ सितंबर बचा हुआ है और अगस्त में कुछ 10 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो अगर हम देखें राउंड ऑफ करके तो एटलीस्ट हमारे पास 40 डेज़ के आसपास बचे हुए हैं, उसमें आपको प्रिपेयर करना है अपने इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी रखनी है, सो दैट कि आपका कभी भी एग्ज़ाम हो तो आप उसे ईज़िली क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक डिस्कस करा रखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 to 40 डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, ये पेपर हमारा है 1 अक्टूबर 2021 का, और सिर्फ सेकेंड में एक क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5-year प्लान्स इज़ अ सेंट्रलाइज्ड प्लान ऑफ विच सोसाइटी। यानी जो 5-year प्लान है हमारे, वो कौन सी सोसाइटी से उनका या फिर हम बोले लेना देना है, या फिर कौन सी सोसाइटी से उनका लिंक है। सोशलिस्टिक सोसाइटी, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, म्यूचुअलिस्टिक से, या फिर फैसिस्ट सोसाइटी से उनका लिंक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोशलिस्टिक सोसाइटी से। और अगर आपको पता हो तो 5-year प्लान जो थे वो सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए थे, रशिया में इम्प्लीमेंट हुए थे। और रशिया क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट सोशलिस्ट सोसाइटी है वहाँ पर। अगर आपको पता होगा कि वहाँ पे रिवोल्यूशन भी इसी सोशलिज़म पर ही बेस्ड था, जो वहाँ पर रिवोल्यूशन हुआ था रशिया का। और रशिया में सबसे पहले 5-year प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए जो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया था, इस पर रशिया को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपका ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1929 में जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया था, कौन सी कंट्री थी जो इससे इफ़ेक्टेड नहीं हुई थी या फिर इससे इम्पैक्टेड नहीं हुई थी। तो अगर आपका ऑप्शन में रशिया, USSR कुछ भी रहेगा तो आप उसको क्या करेंगे, राइट आंसर क्लिक करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5-year प्लान का जो रिलेशन है वो सोशलिस्टिक सोसाइटी से है। ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डैश वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल रिवोल्यूशन बाय वर्किंग क्लास। तो पहला रिवोल्यूशन है जो सक्सेसफुल रहा, और किसके द्वारा किया गया था, ये वर्किंग क्लास के द्वारा किया गया था। तो हमारा क्या है, कॉम्पैट्रियट रिवोल्यूशन, यानी हम वतन क्रांति, आयनियन क्रांति, रशियन रिवोल्यूशन, या फिर न्यूबियन रिवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि ये मुझे लगता है आप सबको पता होगा कि ये फर्स्ट क्रांति थी जो किसके द्वारा की गई थी, वर्किंग क्लास के द्वारा की गई थी, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा रशियन रिवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। ये रिवोल्यूशन किस पे बेस्ड था, मार्क्सिज्म पर बेस्ड था। ठीक है।
आपने ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से 3-4 बार समझा रखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु बिलीव दैट इफ़ द सोशल इन्वायरमेंट कुड बी रिकन्स्ट्रक्टेड व्हेन ह्यूमन नेचर कुड बी ट्रांसफॉर्म। तो कौन मानता था कि यदि सामाजिक वातावरण का पुनर्निर्माण किया जा सकता तो मानव स्वभाव को बदला जा सकता था। यानी अगर हम सोशल इन्वायरमेंट को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो जो ह्यूमन नेचर है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये किसका मानना था? रॉबर्ट ओवन का, सेंट साइमन का, चार्ल्स फ्यूरियर का या फिर प्राउडहॉर्न का। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, रॉबर्ट ओवन। आपको पता होगा कि रॉबर्ट ओवन क्या थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने अपनी इंडस्ट्री खोली थी यूएस के इंडियाना में, ठीक है। तो ये क्या थे, कैपिटलिस्ट थे और इंडियाना में इनकी क्या थी, फैक्ट्री थी, ठीक है। और ये जो सोसाइटी होती थी उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नेम द पार्टी डेट कॉल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट इन इटली। यानी कि उस पार्टी का नाम बताना जिसने इटली में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना की थी। इटालियन सोशलिस्ट पार्टी, इटालियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इटालियन रिपब्लिक पार्टी या फिर इटालियन लिबरल पार्टी। तो इस पार्टी का क्या नाम है, इटालियन सोशलिस्ट पार्टी, जिसने क्या करा था, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट यानी कि सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना की थी, ठीक है। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इटालियन सोशलिस्ट पार्टी, इसका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। तो अगर आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीडियोज़ हमने जितनी भी डिस्कस करी है उसमें इटली से इतने क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इस वाले शिफ्ट में आपके इटली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कॉज था कि जो फासिज्म होता है, फासीवाद इटली में उसका उदय होता है। पहला है हमारा इटालियंस वर डिसअपॉइंटेड बाय ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल की गई थी, इटली वाले क्या थे, उससे निराश थे। दूसरा है द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इटली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ का कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि जो हमारा जर्मनी है उसमें भी मतलब कि एकदम से ही नाजिज़म का राइज होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा फैसिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्प्रेडिंग आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो फासीवादी जो समाज था वो साम्यवादी की फैलती हुई विचारधारा से प्रभावित थे। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहला तो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई थी उससे वो लोग डिसअपॉइंटेड थे। एंड सेकंड क्या होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, ऑब्वियसली बात है कंट्री की, अगर वो वर्ल्ड वॉर में है और उसके बाद वो वर्ल्ड वॉर को हार भी जाता है तो सबसे पहले बात तो बहुत सारे उसके रिसोर्सेज वर्ल्ड वॉर में लग गए। नेक्स्ट अगर वो हार गया तो बहुत सारे हार्श ट्रीटी उसके साथ साइन किए जाएंगे, बहुत सारे उसमें चीज़ें इम्पोज कर दी जाएंगी कि आपको ये सारी चीज़ें पे करनी है, बहुत सारे उसको डेट पे करने पड़ते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके साथ हार्श ट्रीटीज़ वगैरह साइन की जाती हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से क्या होता है, इटली में फासिज्म और जर्मनी में नाजिज़म राइज होता है। सो ये हमारे क्या हैं, कुछ कंडीशन है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर कंडीशन क्या होती हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, फियर ऑफ कम्युनिज्म आ जाता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो मतलब कि एक कंट्री, ऑब्वियसली बात है, जिस आप सोचिए कि आप किसी कंट्री में, तो ऑब्वियसली बात है हम सब चाहेंगे कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो, बट अगर वो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है और आप भी चाहेंगे कि ऐसे गवर्नमेंट को या फिर ऐसी जो भी सरकार है उसे वहाँ से हटा दिया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट किल्ड आर्चड्यूक फ्रांसिस
फर्डिनेंड। तो उस क्या कहते हैं ग्रुप का नाम बताना या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना जिसने आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या की थी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्ट्रेट हैंड, ब्लैक हैंड, वाइट हैंड या फिर अपर हैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वो ग्रुप था वो सर्बिया का था और उसे ब्लैक हैंड के नाम से जाना जाता। तो आपसे मतलब कि जैसे इसमें ब्लैक हैंड दे दिया, कई बार वो सर्बिया ग्रुप या फिर मतलब और भी कंट्रीज़ के नाम दे के पूछ सकता है कि कौन सा ग्रुप था वो। तो जो ब्लैक हैंड था वो सीक्रेट मिलिट्री सोसाइटी फॉर्म्ड इन सर्बिया इन 1901 में बनता है। इट्स गोल वॉज टू यूनाइट ऑल सर्बियन सर्ब्स अंडर द वन नेशन। तो उनका क्या काम था कि जितने भी सर्ब्स थे यानी जो सर्बिया के पीपल थे उनको क्या करना, यूनाइट करना। जैसा कि आपने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सो इवन इफ़ इट रिक्वायर्ड वायलेंट मीन्स, तो इसका मतलब क्या था कि अब उन्हें मतलब कि सर्ब्स को इकट्ठा करने के लिए अगर वायलेंट रास्ते भी अपनाने हैं तो उसके लिए भी वो क्या थे, तैयार थे। और गैब्रिएलो प्रिंसिप द मतलब कि जो जिसने आर्क ड्यूक को एसेसिनेट करा था यानी उनको मारा था, उसका क्या नाम था, गैब्रिएलो प्रिंसिप उसका नाम था। इन सराजीवो ऑन जून 28, 1914। तो 28 जून को क्या होता है, आर्क ड्यूक की हत्या होती है और 28 जुलाई को हमारा प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। वॉज पार्ट ऑफ ग्रुप ट्रेंड एंड आर्म्ड बाय द ब्लैक हैंड। तो ये किसके द्वारा ट्रेंड और ट्रेंड किया गया था, ब्लैक हैंड के द्वारा ट्रेंड किया गया था। दिस इवेंट ट्रिगर्ड द जुलाई क्राइसिस आता है और डायरेक्टली क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 की स्थापना की जाती है या फिर वर्ल्ड वॉर 1 क्या होता है हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है हमारा इमीडिएट कॉज होता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 का। तो आपसे ये चीज़ें पूछता है कि इमीडिएट कॉज क्या है, किस दिन आर्कड्यूक की हत्या की, किसने की, कौन सा ग्रुप है, कौन से मतलब कि जैसे सर्बिया का ग्रुप था ये भी पूछ लेता है हमसे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि किस दिन वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं इनसे रिलेटेड। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्ग टर्म कॉज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का लॉन्ग टर्म कॉज क्या था। तो आपको पता है कि जितने भी रिवोल्यूशन या फिर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके दो रीजंस होते हैं, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेज़, कुछ होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म कॉजेज़। जैसे हमारे 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसके भी कुछ लॉन्ग टर्म कॉजेज़ थे, जैसे मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे लॉन्ग टर्म कॉज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा कार्टिलेज आता है वो क्या होता है, उसका शॉर्ट टर्म कॉज बनता है उसका। तो ऐसे ही अगर कुछ भी इंसिडेंस होता है तो उसके कुछ लॉन्ग टर्म कॉजेज़ होते हैं और कुछ उसके क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म कॉज होते हैं। शॉर्ट टर्म कॉज मतलब कि इमीडिएट रीज़न क्या था, जैसा कि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो आर्कड्यूक फेंडिस की हत्या हुई तो वो क्या बन जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 के लिए इमीडिएट कॉज हो जाता है। लेकिन आप अगर देखेंगे, अगर अच्छे से आप स्टडी करेंगे तो वर्ल्ड वॉर 1 की तैयारी कहीं ना कहीं शुरू से ही चल ही रही होती है, तो वो लॉन्ग टर्म कॉजेज़ का पार्ट बन जाता है। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट इसका इंक्रीजिंग प्रिविलेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एनलाइटमेंट यानी ज्ञानोदय की भाषा का बढ़ता प्रचलन, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे काफ़ी टाइम से, या फिर अपोजिशन फ्रॉम ओल्डेस्ट नोबल फैमिलीज़। तो जो सबसे पुराने कुलीन परिवार थे उनकी जो अपोज करते थे बहुत सारी चीज़ें उनकी रहती थी। लेट्स सपोज जैसे कि अगर आपको पता होगा कि सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और लेकिन जो टैक्स वगैरह होते थे जो सबसे ज़्यादा गरीब या फिर हम बोले कि जो थर्ड स्टेट होता था उनसे ही लिया जाता था, और जो नॉबल्स होते थे और जो हमारे क्लर्जी फैमिली होती थी उनसे कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता था और उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में वो भी सबसे ज़्यादा ऊपर था, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, राइट आंसर हो जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो इमीडिएट कॉज बनता है हमारे फ्रेंच रिवोल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन 1893 विच कंट्रीज फॉर्म एन एंटिटी टू काउंटर द ट्रिपल अलायंस। तो ट्रिपल अलायंसेस बहुत सारी कंट्रीज साइन करती हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। ट्रिपल
सो ट्रिपल अलायंस को काउंटर करने के लिए 1893 में कौन सी कंट्री अपना ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, यानी अपना एंटिटी साइन करती हैं? फ्रांस और रशिया, स्पेन, हंगरी, पुर्तगाल, आइलैंड या फिर ऑस्ट्रिया एंड बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस और रशिया क्या करते हैं? एंटिटी साइन करते हैं। किसको काउंटर करने के लिए? ट्रिपल अलायंस को काउंटर करने के लिए। सो चलिए देखते हैं ट्रिपल अलायंसेस में कौन कौन सी कंट्री होती है। सबसे पहले फ्रांस एंड रशिया formed a military and political alliance known as Franco-Russian alliances. This was strategic movement counter growing influence of Triple Alliance। जो ट्रिपल अलायंस था उसको काउंटर करने के लिए। और ट्रिपल अलायंस में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एंड इटली। ये 3 कंट्री क्या करती हैं? ट्रिपल अलायंस साइन करती हैं। द अलायंस लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर द लेटर ट्रिपल एंटिटी व्हेन ब्रिटेन ज्वाइन इन अर्ली 20th सेंचुरी। फिर इसको काउंटर करने के लिए बाद में क्या करता है? सबसे पहले तो देखिए एक ट्रिपल अलायंस बनी। ट्रिपल अलायंस में क्या होता है? जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली होते हैं। फिर आपने देखा कि हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉलिटिकल अलायंस को एक अलायंस साइन हो रही है किसके किसके बीच में? फ्रांस और रशिया के बीच में। फिर इन्हीं फ्रांस को और रशिया को बाद में ब्रिटेन ज्वाइन कर लेता है, जिसे ट्रिपल एंटिटी के नाम से जानते हैं। एक है हमारा ट्रिपल अलायंस, एक है हमारा ट्रिपल एंटिटी। तो आप कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली। और ट्रिपल एंटिटी फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, सो इतना आपको आई होप क्लियर होगा। तो आपको ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। सो मैनी ट्रीटीज़ वर साइन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। तो बहुत सारी ट्रीटीज साइन होती हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सी करेक्टली मैच की गई हैं। सबसे पहली हमारी सेंट जर्मन ट्रीटी, ये ऑस्ट्रिया के साथ साइन की गई थी। फिर वर्साइल की ट्रीटी जर्मनी के साथ साइन की गई थी। एंड न्यूली ट्रीटी हंगरी के साथ साइन की गई। और ट्रिएनन ट्रीटी किसके साथ साइन की गई? तुर्की के साथ साइन की गई थी। तो आपको पता होगा कि जो हमारा सेकेंड वाला है ट्रीटी ऑफ वर्सेल, ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ये जर्मनी के साथ साइन की गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे साइन की गई थी, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है। और ये क्या होती है? ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होती है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे वर्ल्ड वॉर 2 की नींव रखी जा चुकी थी इस ट्रीटी के साइन होते हैं। तो जिसमें ऑप्शन सेकेंड नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। डेट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यानी कि पहली वाली ट्रीटी और दूसरी वाली ट्रीटी क्या है हमारी? सही है। तो चलिए थोड़ी ट्रीटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो ट्रीटी साइन हुई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, तो उनको देखते हैं। तो वो सबसे पहले ही हमारी वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ उसके टाइम पे कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई? ट्रीटी ऑफ वर्सेल यानी वर्साई की संधि 1919 में साइन हुई। एंडेड वर्ल्ड वॉर 1 विद जर्मनी, इम्पोज हैवी रिपेरेशन एंड टेरिटोरियल लॉसेस। तो जो भी लॉसेस हैं, जो भी मतलब कि लॉस को रिपेयर करने के लिए जो भी मतलब एक्सपेंसेस थे वो सारे किसके ऊपर इम्पोज कर दिए गए? जर्मनी के साथ, जर्मनी के ऊपर इम्पोज कर दिए गए। फिर ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन 1919 में डिसॉल्व ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर और रिकॉग्नाइज न्यू नेशन लाइक चेकोस्लोवाकिया। तो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया जाता है और एक नए नेशन का निर्माण किया जाता है। 2 नए नेशन बनाए गए, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोविया। किसको हटा के बनाया गया है? ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर को हटाकर बनाया गया है, जो कि क्या करता है? वर्ल्ड वॉर 1 में पार्ट लेता है, जर्मनी के साथ ही लड़ता है। ठीक है, तो सेंट जर्मन की ट्रीटी ये इनके साथ साइन हुई। फिर ट्रीटी ऑफ न्यूली 1919 में बुल्गारिया लॉस्ट टेरिटरीज एंड एसेस टू दी एगियन सी। तो इसके बाद क्या होता है? अपनी टेरिटरी को लॉस करता है और एक सी को इसको दी जाती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ हमारा न्यूली हो गया। और थर्ड फिर हमारा ट्रीटी ऑफ ट्रियानन, ये 1920 में साइन हुई। इसमें हंगरी लॉस 2/3 ऑफ टेरिटरी। तो हंगरी क्या करता है? अपनी 2/3 टेरिटरी को लॉस कर देता है। और ट्रीटी ऑफ सेवरे या फिर लॉजन, तो ये क्या होता है? ऑटोमन एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया गया। तुर्किश बॉर्डर रेडिफाइन लेटर
लॉसेन। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो सेंट जर्मन में ऑस्ट्रो हंगरियन जो था उस एम्पायर को ख़त्म किया गया और इस वाले ट्रीटी से जो ओटोमन एम्पायर था उसको डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, आई होप इतना को क्लियर होगा। फिर अब ये कुछ ट्रीटीज़ हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे साइन की गई थी। पहला है हमारा पेरिस पीस ट्रीटी 1947 में साइन करी गई। ये रीड्रू बॉर्डर एंड सेट रिपेरेशन फॉर इटली, हंगरी, रोमानिया एंड बुल्गारिया एंड फिनलैंड। तो ये क्या करता है, आपको पता होगा कि ट्रीटी ऑफ जो पेरिस होती है ये यूरोप के बॉर्डर को रीड्रॉ करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका DT+B में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी साइन की गई है, रिस्टोर करता है जापान सॉवरेनिटी एंड एंडेड इट्स ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये जापान के साथ साइन किया गया। एक्ट ऑफ अनकंडीशनल सरेंडर 1945, जर्मनी एंड जापान फॉर्मली सरेंडर्ड एंडिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये क्या होता है कि जर्मनी और जापान ने सरेंडर कर दिया 1945 में, ये ट्रीटी साइन होते हैं। तो आई होप यहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ मैंने एक्सप्लेन करी, आई होप ये आपके लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे सो दैट कि आपको बाद में ये सारी चीज़ें अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके नोटबुक में क्या होगा, कंपाइलेशन के फॉर्म में आपके पास इकट्ठा होता जाएगा। फिर आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इससे 2 काम होगा, एक तो आप PYQ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, दूसरा आपके नोट्स आपके पास बन जाएंगे जिससे आप किसी भी टाइम कभी भी रिवाइज कर सकते हैं और वो आपके पास रहेंगे एक कंपाइलेशन के फॉर्म में। और वो भी वो वाले नोट्स रहेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स नहीं कि आप कोई वीडियो बना रहे हो फिर उसके नोट्स बनाओगे, कोई वीडियो देखोगे उसके नोट्स बनाओगे। तो इसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ आपके पास अलग अलग रहती है। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो जो भी आपका कंटेंट है लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पेडागोजी, सबके नोट्स आपके पास एक ही जगह हो रहे हैं और एग्ज़ाम स्पेसिफिक नोट्स आपके पास हो रहे हैं। ठीक है, सो कोशिश करिए कि आप नोट्स तैयार करें क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल ही जाएंगे। कुछ ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अब आप 40 to 50 अगर आप पहले एक भी मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, अब आपकी रेंज क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गई होगी। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो 70 to 80 तक पहुंच जाएगी अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो दे जेनेरियो, Brazil for the first international earth summit. This summit was also called, तो सबसे पहला अर्थ समिट किस ईयर में हुआ, 1992 में हुआ। कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज़ करा, ब्राज़ील ने करा। कितने हेड्स आए, 100 हेड्स आए। ठीक है, कहाँ मिले, रियो दे जेनेरियो में। तो आपके 3-4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पढ़ने का तरीका। ठीक है, सो इसको और किस नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। तो आई डोंट थिंक कि इन तीनों में से कोई भी लेना देना होगा इसका, क्योंकि ना तो हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ना ही ये टूरिज़्म के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अर्थ को बचाने के लिए अर्थ समिट बनी जाती है। जो भी मतलब कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर जो फैक्ट्रीज़ हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, तो इन सबको कैटर करने के लिए ये अर्थ समिट की जाती है, यानी कि हम नेचर को कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस बना गया था और इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब इन्वायरमेंट को कैसे सेव करें और इसको कैसे डेवलप करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन अगर इसी का आपसे पूछ लिया जाता कि कौन सी जगह में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, कितने हेड्स आए थे, तो उस टाइम पे आपके लिए क्या हो सकता था, प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। लेकिन अब अगर आपने नोट्स बना लिया, उसे 2-3 बार रिवाइज़ करोगे तो आपसे कोई कुछ भी पूछे आप इसलिए आंसर दे सकते हैं। और वैसे भी हमें सिर्फ 200 में से अगर आप 140 आउट ऑफ 200 अगर आप 140 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपको सीट क्लियर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो पेपर 2 में आप कोशिश करिए कि 80 to 90 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद अगर आप पेपर 2 में जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ही आपका पेपर 1 का बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पेपर 1 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है
तो आप अपने हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप कौन से पोर्शन में कितना स्कोर करना चाहते हैं और कितना आप ला सकते हैं। ये आपको पता चलेगा PYQs को सॉल्व करके, ठीक है, क्योंकि बुक के पढ़ने में और PYQ सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप ग्रेजुएशन तक की बुक पढ़ के चले जाओ, बिना PYQ विदाउट एनी स्ट्रैटेजी के जाओगे, आपका पेपर कभी भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आपको PYQ देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको एक स्पेसिफिक नोट्स प्रोवाइड करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आई होप आप ऐसी प्रिपरेशन ही करेंगे सो दैट आप, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर आपका लास्ट अटैम्प्ट है, तो आप क्या कर सकें, इसको क्लियर कर सकें। आप दूसरे चांस के लिए जाइए ही मत। ये हमारा क्या है, 1992 में अर्थ समिट हुआ था, हेल्ड होता है रियो डे जेनेरियो में, ब्राज़ील। इट्स ऑफिशियली कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इट ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड एज रियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इको 92 पुर्तगाल और कैपुला दे टेरा से ये सारी चीज़ें जानी जाती है। एजेंडा 21 को इसमें उठाया गया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप सुनते होंगे। लैंडमार्क समिट ब्रॉट टुगेदर लीडर फ्रॉम 179 कंट्रीज़ टू एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड डेवलप चैलेंजेस। तो ये सारे इसके क्या थे, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा हमारे अर्थ समिट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, a mechanical stability between the upstanding parts and low-lying basin on the rotation of rotating earth is called। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, घूर्णन करने वाली पृथ्वी पर ऊपर के भागों और निचले बेसिनों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को क्या कहा जाता है। जैसे अगर आपको पता है अर्थ रिवॉल्व करे, तो अर्थ का जो पोर्शन है कहीं पर आप देखेंगे तो ऊपर है, जहाँ पे जैसे माउंटेन्स हैं, और जहाँ पे ओशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि उसकी गहराई हो जाएगी, तो कहीं पर क्या है, बेसिन है, और कहीं पर क्या है, अपस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसको जो मतलब कि स्टेबल में लेके आता है, इसके बीच जो स्थिरता लाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटेसी कहते हैं, जो क्या करता है, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करता है। और आइसोबार क्या होता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम लेवल के होते हैं, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में आइसोबार उसको बोलते हैं, जो टेम्परेचर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। आइसोबार है हमारा लाइन इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो सेम लेवल के क्या है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उनको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। आइसोटेसी इक्विलिब्रियम बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल, तो ये इक्विलिब्रियम लाता है। आइसोहेलिन लाइन ऑफ इक्वल सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज़, तो जल निकायों में समान लवणता की रेखा, जैसे कि आपको पता होगा कि वाटर जो है हमारा, जो समुद्र का पानी है वो खारा होता है, तो उसकी इक्वालिटी को ये मेज़र करता है, यानी उसको इक्वल रेंजेस में लाया जाता है। और आइसोनिट्स अनक्लियर पॉसिबली मिसस्पेलिंग और रेयर टर्म, यानी ये आई डोंट थिंक कि शायद गलत वर्तनी या दुर्लभ शब्द, यानी इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो आपको पता है कि इंट्रूसिव रॉक फर्स्ट फॉर्म होती हैं रॉक्स की, जो डायरेक्टली कूल डाउन लावा है उसके कूल डाउन होने पे, आई मीन जो हमारे वोल्केनो है उससे जो लावा निकला। और लावा भी एक तरीके से हम बताएं कि दो तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये हमारा क्या है, लेयर है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, वोल्केनो है। अगर ये बाहर निकल गया तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लावा कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये जो इसके अंदर से निकला वो क्या रह गया, ज़मीन के अंदर ही रह गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो जो मैग्मा होता है वो कूल डाउन होता है, तो ऑब्वियसली बात है क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल होगा। और अगर वो बाहर निकल के कूल डाउन हो रहा है तो क्या होगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल होगा, क्योंकि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक्स होते हैं, जो वोल्केनिक एरप्शंस के बाद सबसे पहले कूल डाउन होने पर जिस टाइप के रॉक्स बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं। अगर जो हमारे मतलब कि वोल्केनो से जो भी द्रव्य या फिर जो भी लिक्विड निकल रहा है वो अगर बाहर आके कूल डाउन हुआ तो उसको हम लावा के नाम से जानेंगे। अगर वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर कूल डाउन हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, मैग्मा के नाम से जानेंगे। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा इंट्रूसिव
इग्नेस रॉक का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम अपने। ऑब्सीडियन, नेक्स्ट है हमारा एंडेसाइट, ग्रेनाइट या फिर बेसाल्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जो टाइप ऑफ मैग्मा है, मतलब कि वोल्केनो से निकला और अंदर ही अंदर क्या हो गया, कूल डाउन हो गया, तो ये क्या है हमारा मैग्मा है। अगर कूल डाउन होता है तो किस टाइप के रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, ग्रेनाइट टाइप के रॉक्स का फॉर्मेशन होगा। और आपसे कई बार पूछ लेता है कि जो हमारा ओशन है उसके बेस में किस टाइप के रॉक्स होते हैं, तो उसमें कौन से टाइप्स के रॉक्स होते हैं या उसका सरफेस किस टाइप का होता है, बेसाल्ट टाइप का होता है। ठीक है, और हमारे जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है उस पर ग्रेनाइट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा सरफेस है उस पर वेदरिंग होती है, तो जो ऊपर की लेयर होती है वो हटती है, तो नीचे की लेयर क्या होती है धीरे धीरे ऊपर आती हैं। ठीक है, इतना आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारे क्या हैं रॉक साइकिल या फिर रॉक के टाइप्स हैं। पहला क्या होता है हमारा इग्नेस रॉक्स होता है, फॉर्म फ्रॉम मैग्मा और लावा सॉलिडिफिकेशन, मैग्मा और लावा का सॉलिडिफिकेशन होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्मा कहाँ पर पाया जाता है और लावा कहाँ पर पाया जाता है। हार्ड होते हैं, कोई लेयर नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या निकला है, वोल्केनो से निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये हार्ड होगा और इसमें कोई भी लेयर नहीं पाई जाती है। इंट्रूसिव स्लो मैग्मा कूलिंग, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अर्थ में आपको पता होगा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जितना हम अंदर चले जाएंगे तो जो मैग्मा है वो अंदर है, ना उसे एयर मिल रहा है, ना उसे वाटर मिल रहा है, ना उसे कोई टेम्परेचर मिल रहा है, तो उसका कूल डाउन होने में टाइम पीरियड जो है लावा के कंपैरिजन वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रेनाइट टाइप के रॉक्स बनते हैं। लेकिन वही एक्सट्रूसिव, तो हमारा एक्सट्रूसिव में कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, ऑब्सीडियन, यानी जो लावा बाहर आ गया और वो क्या होता है जल्दी कूल डाउन हो जाता है, तो ऑब्सीडियन टाइप्स ऑफ रॉक का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। फिर हमारे क्या आगे सेडिमेंट्री रॉक्स, आपको पता है कि इग्नेस रॉक से सेडिमेंट्री भी बनते हैं, इग्नेस रॉक से मेटामॉर्फिक भी बन सकते हैं, मेटामॉर्फिक से हम दोबारा सेडिमेंट्री बना सकते हैं, इनसे क्या होता है हम दोबारा इग्नेस रॉक्स बना सकते हैं। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म्स फ्रॉम सेडिमेंट कॉम्पैक्ट्स, तो इसमें क्या होता है सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे रॉक्स हैं, विंड के थ्रू कहीं उड़ा के लेके चले गए, वाटर लेके चला गया इन्हें तोड़ के, तो ऐसे ऐसे करके कहीं भी जाके वो सेडिमेंट्स कर देता है, तो इससे क्या होता है हमारे सेडिमेंट टाइप ऑफ रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। सो ये 3 टाइप्स के बनते हैं। पहला है हमारा जैसे कि क्लास्टिक हो गया, कॉम्पैक्ट ब्रोकन रॉक्स, तो जैसे सैंडस्टोन्स वगैरह बनते हैं जो हमारे ब्रोकन रॉक्स होते हैं रिवर द्वारा और उनके द्वारा उठा ले जाते हैं। फिर उसके बाद केमिकल वेदरिंग होती है हमारा, जिसमें क्या होता है डिज़ोल्व मिनरल से बनते हैं, ये लाइमस्टोन हो गए हमारे। फिर हमारे क्या होता है कुछ ऑर्गेनिकली बनते हैं यानी कॉम्पैक्टेड बायोलॉजिकल मैटर्स, तो ये हमारे क्या होते हैं कोल वगैरह होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये कैसे बनते हैं, फॉर्म्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर रॉक्स, तो अदर रॉक्स के स्ट्रक्चर में या फिर उनके बॉडी में कुछ भी मतलब टाइप का क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इस टाइप के क्या बनते हैं रॉक्स बनते हैं। रिलेटिव हार्ड में और में नॉट है लेयर्स, तो इनमें लेयर हो भी सकता है और लेयर नहीं भी हो सकते हैं। फोलिएटेड हैज़ लेयर्स, जो फोलिएटेड होते हैं उनमें लेयर्स होती हैं, जैसे स्लेट्स हो गए हमारे, और जो नॉन फोलिएटेड्स होते हैं उनमें लेयर्स नहीं होती, जैसे कि हमारे मार्बल्स हो गए एग्जांपल। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है ये हमारा, बस कई बार ये होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से टाइप का रॉक किसका एग्जांपल है, तो वो क्या होगा कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, नोट से रिवाइज करेंगे, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं, द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स ऑन, तो ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा कि 4 टाइप्स के होते हैं। कुछ होता है हमारा विंटर सॉलिस्टिक्स, समर सॉलिस्टिक्स होते हैं हमारे। फिर उसके बाद हमारा 2 टाइम पे ऐसे मतलब कि फेस होता है जो अर्थ की रेज होती हैं वो डायरेक्टली किस पे पड़ती हैं, इक्वेटर पर पड़ती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है इक्विनॉक्स हम बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से क्या होता है अर्थ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये पूछ रहे कौन से डेज़ को होता है, 21 जून को, तो ये 21 जून तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये क्या होता है हमारा हॉटेस्ट डे होता है।
फिर आ गया हमारा 20 जनवरी, ऐसा कुछ नहीं है। 22 दिसंबर हमारा कोल्डेस्ट डे होता है, तो ऑब्वियसली बात है इस दिन हमारा इक्वल डे नहीं होगा, क्योंकि इस दिन क्या होता है, जो अर्थ की रेज होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही हैं और इस पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं। तो 20 जनवरी ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 मार्च। और ऐसे ही एक और होता है हमारा, जिसे हम 22, 23, 21 जो भी आपका आ जाए, डिफरेंट बुक्स में होता है डिफरेंट टाइप्स के सितंबर। तो कोई भी हो 21, 22, 23 सितंबर या 21, 22 मार्च, कुछ भी, मतलब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स के डेट्स दिए होते हैं। तो आप बस ये याद रख लीजिए कि 21, 22 के आसपास का है। और अगर आप देखेंगे तो जून में भी 21 है और दिसंबर में भी 21, 22 है। तो आपको सिर्फ यही 2 डेट याद रखनी है, 21, 22 को, और बस जून, दिसंबर, मार्च और सितंबर, ये 4 मंथ्स को आप याद कर लीजिए। जो भी आपका आएगा आप उसको राइट आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा कोई हेडेक नहीं लेनी है कि कौन सा एग्जैक्ट डे होता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 मार्च। तो देखते हैं, आपने ये फिगर देखी होगी बहुत बार कि अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड, सन के अराउंड, और 365 डेज़ लेती है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमारे टाइम पे, उस टाइम पे स्प्रिंग होता है। तो हम ये जो फिनोमिना होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में मार्च के टाइम पे स्प्रिंग चल रहा होता है और सितंबर में क्या चल रहा होता है, ऑटम चल रहा होता है। तो नॉर्थ स्प्रिंग, साउथ में क्या चल रहा होगा, ऑटम चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से याद रखनी है चीज़ें। तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली इक्वेटर जो है हमारा, उस पर रेस पड़ती है सन की, और यहाँ पर भी क्या होता है, जो डायरेक्टली इक्वेटर है उस पर सन की रेस पड़ती है। तो क्या होता है हमारा, देखो इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड नाइट। और एक क्या है हमारा समर सॉलिस्टिक्स, यानी जून के टाइम पे हमारे समर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर क्या होती है, सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है। तो हमारे टाइम पे क्या चल रहा होगा, यहाँ पर समर सॉलिस्टिक्स चल रहा होगा, जो कि क्या होता है 21 जून को होगा। और यहाँ पर क्या है विंटर सॉलिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पर सन की रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, यानी जो सदर्न कॉन्टिनेंट है उस पर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा लेकिन हमारे यहाँ पे सर्दी चल रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, विंटर सॉलिस्टिक्स बोलेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि जो लैंड बॉडी है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर को कंसीडर करते हैं। बट अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से याद कर लेंगे तो बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है ये, आप इसलिए, ऑब्वियसली बात है, जो हमारे यहाँ हो रहा है तो उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, दूसरों के यहाँ होगा, ठीक है। और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप DT+B लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए आई डोंट थिंक आप क्या हो सकते हैं, कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, 21, 23, 22, 21 करके, ऐसा फिर बाद में लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following scientist is associated with the supernova hypothesis related to the origin of the earth? तो जो सुपरनोवा है उससे रिलेटेड पूछा गया, यानी कि जो थ्योरीज दी गई हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड, उससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन टकरा जाते हैं। तो कौन है हमारा, H.N. रसेल, F. होल, या फिर बर्नहार्डस वेनेनियस, या फिर बी. लेविन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जो सुपरनोवा हाइपोथेसिस थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, हमारा एफ हॉल से रिलेटेड है। तो चलिए थोड़ी सी थ्योरीज को देख लेते हैं हम अपनी। सबसे पहले क्या है हमारा, नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी आई, जिसे इमैनुएल कांत और लैप्लास ने दी। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं तो चलिए थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि इन थ्योरीज़ में क्या दी गई थी। बाकी प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके PDF बना लीजिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, वो शॉर्ट में होते हैं, कंसाइज फॉर्म में होंगे। PDF में ऑब्वियसली बात है बहुत सारा PDF इकट्ठा होता जाएगा और आई डोंट थिंक कि आप उसे दोबारा पढ़ेंगे। अर्थ फॉर्मेशन फ्रॉम रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट अराउंड द सन। तो क्या बोला गया इसमें, नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी में क्या बोला जाता है कि जो हमारा सन है वो एक तरीके से नेबुला बोला गया, उसके आसपास बहुत सारे डस्ट गैसेस होते हैं। उससे क्या होता है कि सन है, फिर उसके ग्रेविटी की वजह से वो जो डस्ट और
जो हमारे गैसेस हैं वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, हमारे अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दिया गया था इमानुएल कांत और लाप्लास के द्वारा। फिर प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थ्योरी आती है जो चैम्बरलेन और मोल्टन देते हैं। इसमें क्या हो जाता है, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल प्लैनेटेसिमल कोलाइड एंड मर्ज टू फॉर्म प्लैनेट्स। तो इसमें क्या है कि छोटे छोटे कणों के टकराने और जुड़ने से क्या हो, जैसे ऑब्वियस सी बात है कि ये बोल रहे हैं कि स्पेस में छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ही घूम रहे थे, फिर वो आपस में टकराते हैं और क्या होता है, उनमें एक्सप्लोजन होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो फटे, फिर वो उनके अंदर ग्रेविटी आ जाती है अपने आप, और वो क्या हो जाता है फिर कुछ बन के सन बन जाते हैं, कुछ ऐसे क्या हो जाता है, हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। इनका ये था प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थ्योरी में। किसके द्वारा दिया गया, चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा। फिर आता है हमारा टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी। अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन मैंने PYQ में आपको पिछले ही वीडियो में जो PYQ सॉल्व करवाया मैंने शिफ्ट 1 का, आई गेस मैंने उसमें डिस्कस कराया था। अगर आप ये वाला नोट्स बना लेंगे तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले रिगार्डिंग टू ऑरिजिन ऑफ थ्योरी, आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस स्लाइड को नोट्स के फॉर्म में बना के रख लेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसमें सारी थ्योरीज़ को मैंने कंसाइज फॉर्म में आपको डिलीवर कर दिया है। फिर है हमारा टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी, चीन्स एंड जेफरिन ने दिया था। इसमें क्या होता है, अ स्टार पास क्लोज टू द सन पुलिंग मटेरियल एंड फॉर्म प्लैनेट्स। तो इसमें क्या है, मैंने आपको एक विजुअल्स के थ्रू बताया था कि यहाँ पर क्या है, हमारा सन है और यहाँ पर क्या है, कोई सन है हमारा, और यहाँ पर क्या है, कोई एक अदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो क्या करता है, धीरे धीरे सन के पास आता है। तो इसमें से क्या होता है कि सन में से टाइड्स निकलते हैं, ठीक है। पहले धीरे धीरे निकलते हैं, फिर उसके बाद जब जितना क्लोज आ जाएगा उतनी क्या होगी, इसकी ग्रेविटी इसको इन्फ्लुएंस करेगी। लेकिन क्या होगा, जो ये अदर ऑब्जेक्ट है ये रिवॉल्व करके फिर उसके बाद यहाँ से चला जाता है। तो सन से जो टाइड्स निकले हैं, टाइड्स के बारे में आई होप आपको पता होगा क्या होते हैं टाइड्स। तो जो ये टाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, सन से अलग हो जाते हैं और ये छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, प्लैनेट्स के फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये क्या है, ये बोलता है हमारा टाइडल हाइपोथेसिस, जिसे जीन्स एंड जेफरी ने दिया था। फिर आता है हमारा बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, जिसे किसने दिया था, रसल ने दिया था। अर्थ फॉर्म फ्रॉम मटेरियल शेयर्ड बिटवीन टू स्टार्स इन अ बाइनरी सिस्टम। दो तारों के बीच साझा पदार्थ से पृथ्वी का मतलब कि दो स्टार्स हैं जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसका अर्थ का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जैसे दो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो अपने अपने थोड़े थोड़े जो भी उनके पास जैसे रॉक्स हो गए, मतलब जिस चीज़ से हमारा अर्थ बना है, तो बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पदार्थ अपने शेयर करते हैं, इनसे क्या हो जाता है, अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सुपरनोवा हाइपोथेसिस थ्योरी, फ्रेड हॉयल ने दिया था। अर्थ फॉर्म फ्रॉम डेब्रिस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन न्यूक्लियर द सन। तो ये क्या है, जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ था उसके अवशेषों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस थ्योरी, इसे किसने दिया, ऑटो स्पिथ ने दिया। अर्थ फॉर्म फ्रॉम इंटरस्टेलर डस्ट एंड गैस कैप्चर बाय सन। तो सूर्य द्वारा खींचे गए अंतरिक्ष धूल और गैसों से पृथ्वी बनी, यानी कि ये हमारा प्यारा सन है और हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे डस्ट और ऑब्वियसली बात है गैस धूल मिट्टी घूम रहे हैं, तो सन की ग्रेविटी क्या करेगी, इनको अट्रैक्ट करेगी। तो ये आके यहाँ पे इकट्ठा होके एक गोला बना लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने कितने विद्वान लोग हैं, कितनी अच्छी अच्छी थ्योरी दी गई हैं। इससे आप भी अगर चाहें तो आप थ्योरी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब तक की सबसे न्यूएस्ट थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, जिसे वर्ल्ड वाइडली किया गया है, एक्सेप्ट भी किया गया है, ठीक है। तो ये कौन सी हमारे बिग बैंग थ्योरी है, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स बिगन विद मैसिव एक्सप्लोजन अर्थ फ्रॉम लेटर। तो ब्रह्मांड एक विशाल विस्फोट से शुरू हुआ और पृथ्वी क्या है उसके बाद में बनी है। तो ये क्या है हमारी बिग बैंग थ्योरी, जो क्या होता है कि बहुत विस्फोट होता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और ये अभी भी क्या हो रही हैं, फॉर्म हो रही हैं। तो ये क्या है, मॉडर्न थ्योरी है, जनरली या फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है अभी तक की, ठीक है। बाकी ये थ्योरीज भी हैं और ऑब्वियसली बात है, अगर आपने PYQs देखा होगा तो इन थ्योरीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। तो इसमें क्या पूछा जाए है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, यानी क्या हो रहा है कि इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आपने
जो प्लेट मार्जिन्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। 3 टाइप्स के होते हैं, डाइवर्जन, कन्वर्जन और एक क्या होती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आप थोड़ा आइडिया लगा के सोच सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये किस टाइप की प्लेट मार्जिन्स होगी। तो दीज प्लेट मार्जिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जन प्लेट मार्जिन। ठीक है, इन प्लेट मार्जिन को अब सारी प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है, या फिर न्यू ओशन क्रस्ट इज़ कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड, यानी नई महासागरीय परपटी लगातार बनती रहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। तो ये 3 टाइप्स की हमारी प्लेट मार्जिन्स होती हैं। पहले क्या हमारी डाइवर्जेंट, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा प्लेट है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। अगर ये दोनों डायरेक्शन में जा रही हैं तो नीचे से जो लावा निकलेगा वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम डाइवर्जेंट थ्योरी मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है, स्प्रेडिंग हो रहा है, मतलब कि जो 2 प्लेट्स हैं वो दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं। इफेक्ट क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, ओशनिक लिथोस्फीयर क्रिएट। इससे क्या होता है, ओशन के जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली क्रिएट हो रहे हैं। टोपोग्राफी, रिज और रिफ्ट्स बनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये दूसरे डायरेक्शन में चला गया, यहाँ पे क्या हो गया, गड्ढा हो गया, तो रिजेस और लिफ्ट्स बनते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटीज से होती है, यस, क्योंकि नीचे क्या है, वोल्केनो है, जो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एरप्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर अगर लावा आया या फिर मैग्मा आया तो यहाँ पर ये प्रेशर डालते हैं ऊपर की तरफ बाहर आने के लिए। तो ये जो प्लेट्स होते हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव होने लग जाते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। आपको कुछ भी डाउट आता है, मैं आपको ईजी से ईजी वे पिक्चर्स की फॉर्म में कोशिश करती हूँ कि मैं आपको क्या कर सकूँ, एक्सप्लेन करूँ। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और आप हर एक वीडियोस के लास्ट में आप फीडबैक भी दे सकते हैं अपना, कि आपको वीडियो देख के कैसा लगा। ठीक है, या फिर इसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर उससे शेयर कर सकते हैं, बट जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उसे ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट होती है हमारी कन्वर्जन थ्योरी। इसमें क्या होगा, सबडक्शन, यानी 2 प्लेट्स क्या हो रही हैं, आपस में आके मिल रही हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। वैसी बात है, अगर जो 2 प्लेट्स आपस में मिल रही हैं तो जो हमारी क्या होती है, हैवी प्लेट्स होती है वो नीचे चली जाती है। इससे क्या होगा, हमारे ट्रेंचेस का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, गड्ढा टाइप का बन जाता है। और इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारा मेरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है हमारे पैसिफिक ओशन का। और सिर्फ मेरियाना नहीं, बहुत सारे ट्रेंचेस हैं, बट स्टिल आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम उनको याद रखते हैं। जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे लोएस्ट है, उनको हम ज़्यादा याद रखते हैं, ना कि जो एवरेज होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ते हैं। वोल्केनिक आर्क, यानी इसमें क्या होगा, हमारा ट्रेंच का निर्माण ये भी किसकी वजह से होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये भी होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं बाउंड्रीज। जैसे मतलब कि 2 प्लेट्स आई बिना कुछ किए, वो इस डायरेक्शन में निकल गई और दूसरी वाली उस डायरेक्शन में निकल गई। इससे क्या होता है कि ये जो प्लेट्स हैं जहाँ पे ये टकरा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक मेज़र किए जाते हैं। ठीक है, या फिर अर्थक्वेक फील किए जाते हैं। लेटरल स्लाइडिंग होता है यहाँ पर, कि 2 प्लेट्स आई और आपस में स्लाइड होकर चली गई। कंजर्वेटिव लिथोस्फीयर नीदर क्रिएट और नॉ डिस्टॉर्ट। तो इसमें क्या होता है, ना तो लिथोस्फीयर प्लेट जो है हमारी ना बन रही है और ना ही इसमें कोई डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड फिर है हमारा नो मेजर इफेक्ट। इसका मतलब टोपोग्राफी पर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही ये रिज वगैरह बनाते हैं और ना ही ये क्या कि कोई ट्रेंच वगैरह बना, क्योंकि क्या हुआ, 2 प्लेट्स आई और आपस में मिलजुल के हाय हेलो बोल के चली गई। फिर ये वोल्केनो की वजह से, इसका कोई वोल्केनो से लेना देना नहीं, क्योंकि आपको पता है नीचे क्या है, लावा की फॉर्म में स्टेनोस्फीयर है, जिसमें क्या होता है कि ये प्लेट्स क्या करती हैं, तैरती रहती हैं, तो इनमें थोड़े बहुत मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार फिर से बता दूं, डाइवर्जेंट मतलब कंस्ट्रक्शन होगा, कन्वर्जेंट मतलब डिस्ट्रक्शन होगा, और ट्रांसफॉर्म में ना तो कंस्ट्रक्शन होगा ना ही डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इसमें रिफ्ट वैलीज वगैरह बनेंगी, रिजेस बनेंगी, इसमें ट्रेंचेस बनेंगे यानी गड्ढा होगा, और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड एज कोल्ड विंड। यहाँ पर कोल्ड विंड्स के बारे में पूछ रहा है, तो कोल्ड विंड, हॉट विंड्स ये होती है हमारी हार्मटन, सिरोको,
मिस्टल या फिर जोंडा। तो इन चारों में से कौन सी हमारी एक कोल्ड विंड है? तो मिस्टल क्या है हमारी? कोल्ड विंड है। सो अगर हम थोड़े इसके बारे में देखें तो मिस्टल क्या है हमारी? सबसे पहले हम देखते हैं कोल्ड विंड्स के बारे में, और यहाँ पर क्या देखेंगे, जो भी जिस एरिया में वो बहती हैं। तो मिस्टल फ्रांस एल्प्स टू मेडिटेरेनियन, तो एल्प्स माउंटेन से लेकर मेडिटेरेनियन के बीच में ये बहती है। बहुत ज़्यादा कोल्ड, ड्राई, हाई स्पीड होती है इनकी, ठीक है। और बोरा है हमारी ईस्टर्न यूरोप में बहती है, यानी एल्प्स टू एंडियाटिक कोस्ट में। फिर हमारा ब्लिज़ार्ड पोलर रीजन सर्बिया, कनाडा, यूएस इनमें बहती हैं ये। पापागायो सेंट्रल अमेरिका में बहती है। पेम्पारो अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में। आपको रीज़न ज़रूर याद रखना है, मैं आपको बोलूँगी कि आप रीज़न को ज़रूर याद रखें, क्योंकि आज से पूछ लेता है। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी कोल्ड विंड है, कौन सी हॉट विंड है। उसके बाद आपको रीज़न पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे बहती हैं। फिर थर्ड है हमारा बुरेन सर्बिया में है। हार्स आइसी विंड ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में चलने वाली विंड है। नॉर्दर साउथ यूएस में चलती है। लिवेंटर जो स्पेन में चलती है, ठीक है। तो ये कुछ विंड्स थी और उनके रीजंस थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। फॉग्स फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल्ड एयर ओवर अ वार्म सरफेस। तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले तो फॉग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है कि हमारा जो एयर है वो कूल डाउन हो गया है, ठीक है। आपने देखा होगा जो फॉग्स होते हैं वो हमें विंटर के टाइम पे देखने में मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे एयर होता है उस टाइम पे क्या होता है, उसका टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। और आपको पता होगा कि जो कोल्ड एयर्स होते हैं वो डेंसर होते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर। तो जो कोल्ड एयर होते हैं वो हॉट एयर हमारे ऊपर चलते हैं, और कोल्ड एयर क्या होते हैं हमारे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इतना को क्लियर हो गया। फिर ये क्या कह रहा है कि गर्म सतह पर ठंडी हवा के परिवहन के कारण बनने वाले कोहरे को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर के सरफेस पर है, ठीक है। तो कौन से टाइप के फॉग्स का फॉर्मेशन होगा? ग्राउंड फॉग्स का, यानी ज़मीन कोहरा। स्टीम फॉग्स यानी भाप। टॉपिकल फॉग्स उष्णकटिबंधीय कोहरा, या फिर सी फॉग्स यानी समुद्री कोहरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टीम फॉग का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नीचे है तो नीचे में क्या होता है? ग्राउंड फॉग का फॉर्मेशन होता है, यानी जो पत्तियाँ जो ग्रासेस होते हैं उन पे। बट यहाँ पर क्या है कि जो हॉट वाला एयर है वो नीचे है, उसके सरफेस पर कोल्ड एयर बह रही है। तो क्या होगा? ये एक स्टीम के तरह हमारा क्या बनेगा? फॉग बनेगा। आपने विंटर्स में देखा होगा कोहरा जो बन जाता है, जिसे हम ऊपर जो कोहरा बनता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टीम फॉग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। Which type of climate is characterized by general absence of insolation and very low temperature throughout the year? किस वर्ष प्रकार की जलवायु में वर्ष भर सूर्यताप की समान अनुपस्थिति और बहुत कम तापमान होता है? तो वो कौन से टाइप की वायु है, जलवायु है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे साल क्या रहता है? सूर्यताप कम रहता है और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हम बोले तो कम रहता है। तो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, मेडिटेरियन क्लाइमेट में, मॉनसून क्लाइमेट में, या फिर टुंड्रा क्लाइमेट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। आपने पढ़ा होगा टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट में, जहाँ पे फ्रॉस्ट के फॉर्म में सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा क्लाइमेट, यानी कि टुंड्रा की जलवायु जो क्या होती है? वन ऑफ द कूलेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं। बाकी ये तीनों जो है हमारे वो इतने कूल नहीं होते हैं, वो मतलब मॉडरेट्स होते हैं। बट ये क्या है? हमारा सबसे कोल्डेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ठीक है। सारी चीज़ें क्या होती हैं? फ्रॉस्ट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं हमारे पास। सो ये क्या है हमारा? सवाना में क्या होगा कि डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, जैसे कि हम मॉनसून समझ लें, या फिर वार्म ईयर राउंड। तो क्या होता है? हमेशा थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है? सेंट्रल अफ्रीका, ब्राज़ील। तो ऑब्वियसली बात है ये कंट्रीज़ क्या है हमारी? ठंडी नहीं है। फिर मेडिटेरेनियन, हॉट एंड ड्राई समर। और अगर हम रीजन देखें, साउथ यूरोप, कैलिफोर्निया वगैरह वाले जो रीजन है। फिर हमारा होता है मॉनसून, सीजनल, रिवर्सल ऑफ विंड, हैवी रेनफॉल इन समर। तो तीनों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये किससे रिलेशन है हमारा?
हॉट है और थोड़ा सा वेट है, जैसे मतलब कि हमारा मॉइस्चर टाइप का जो मानसून सीजन में होता है। बट जो ठंडा होता है वेरी कोल्ड, शॉर्ट समर, परफाफ्रॉस्ट, मिनिमल वेजिटेशन, बहुत ठंडा, छोटे गर्मी के मौसम, स्थायी हिम, बहुत ही कम इसमें वनस्पति होती है। जैसे हमारा क्या हो गया आर्कटिक कोस्ट सर्वे, जो हमारे क्या है रशिया के ऊपर वाले रीजन्स हैं। ठीक है, सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो आपको थोड़ी सी, अगर आपको ऑब्वियसली बात है चारों चीज़ें नहीं पता है, अगर आपको 2 चीज़ें पता है, तीसरे के बारे में आपको थोड़ा सा भी हिंट है, तो क्या करेंगे आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो आपको ऐसे ही मैं बार बार बोल रही हूँ एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है पेपर क्लियर करने के लिए, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहली बात तो इसे डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोग क्या कर रहे हैं प्रिपेयर ही कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हो आप। ठीक है, तो ऐसे प्रिपेयर करो कि आपका एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, आप नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जाओ ही मत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, दैट इज़ विच आर द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू रिप्रेजेंट रिलीफ ऑन टोपोग्राफी मैप, यानी कि स्थलाकृति मानचित्रों पर राहत का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। हैचर्स यानी हैचर्स का, या फिर पहाड़ी छायांकन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ही टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं रिलीफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप्स में। टोपोग्राफी का आपको पता होगा कि टोपोग्राफी रिलेटेड होता है हमारा माउंटेन वाले जो एरियाज होते हैं, जैसे टोपोग्राफी तो उनको बोलते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं हमारे और वहाँ पे किस टाइप के रिलीफ्स हमें दिए जाते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन द अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन देन द नदर्न हेमिस्फीयर विल रिसीव। तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारा क्या है सन है। ठीक है, और पृथ्वी क्या करती है इसके रिवॉल्व करती है अराउंड। तो एक टाइम ऐसा होता है कि पृथ्वी क्या होगी सबसे नियर होती है, और एक टाइम ऐसा होता है कि पृथ्वी क्या होती है सबसे फार होती है, मतलब बहुत दूर होती है, एक बार क्या होती है बहुत पास होती है। तो इसमें पूछा कि जिस टाइम पर पृथ्वी सबसे ज़्यादा पास होती है उस टाइम पे जो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है हम क्या करते हैं, हमें क्या फील होता है, लो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। यानी उस टाइम पे क्या होता है कि जो इंसोलेशन है हमारी, यानी कि जो सन की रेज़ है वो बहुत ही कम पड़ती है, या फिर समर सीज़न चल रहा होता है, जो दोनों ही क्या है हमारे पास अपोजिट है। अगर इंसोलेशन कम आ रही है यानी विंटर सीज़न है, और अगर इंसोलेशन ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे में क्या है विंटर सीज़न है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया अभी कि जो 4 टाइप्स के हमारे सीजन्स हैं पृथ्वी, जो सन की रेज़ हैं कब कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है, कब कैंसर पर पड़ रही है, कब इक्वेटर पर पड़ रही है, कब इक्विनॉक्स हो रहा है। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि किस टाइम पे पृथ्वी सबसे ज़्यादा पास है सन के, किस टाइम पे जो अर्थ है वो सबसे ज़्यादा दूर है। तो अगर आपको टाइम पता चल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं ईजिली आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये पता चल गया कि हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे इंसोलेशन बहुत कम पड़ती है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा। तो ये हमारा क्या है सन है, और ये क्या है हमारी पृथ्वी है। तो अगर ये क्या है, सबसे पहला है कि एपीहीलियन मतलब हमारा क्या है सबसे दूर है पृथ्वी। ये कब होता है हमारा 4 जुलाई को होता है। पेरीहीलियन मतलब पास, पी मतलब पेरीहीलियन, पी मतलब पास। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, एपीहीलियन को मत याद करो, पेरीहीलियन को याद कर लो, एपीहीलियन अपने आप याद हो जाएगा। पी मतलब पेरीहीलियन, पी मतलब पास। तो पास है 4 जनवरी को, दूर है 4 जुलाई को, ये डेट भी आपको याद हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो सन की जो रेस है किस पर पड़ रही है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो ऑब्वियस बात है जब कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है तो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, मुझे इसको थोड़ा चेंज करने दीजिए। तो जो हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये हमारा क्या इक्वेटर है, और ये क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फिर ये क्या है इक्वेटर है, और ये हमारा क्या है कैप्रिकॉर्न है। तो सन की रेस किस पे पड़ रही है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है, जिस दिन अर्थ सबसे ज़्यादा पास है किसके, सन के। तो और ये होता है हमारा 148 मिलियन क्या होता है डिस्टेंस अराउंड होता है। तो ठीक है, और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीज़न चल रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर का सीज़न चल रहा है। ठीक है, और सबसे जब दूर होती है तो ऑब्वियसली बात है दूर इन द सेंस कि क्या है उस टाइम पे हमारे जुलाई तक हमारा क्या हो जाता है, आपको पता होगा कि मार्च के एंड से, मतलब कि मार्च में क्या होगा पृथ्वी क्या होगी
जो सन की रेज़ हैं वो इक्वेटर पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है। तो 21 मार्च को हमारा इक्विनॉक्स हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि उसके बाद जो सन की रेज़ हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने लग जाती है हमारे कैंसर की ओर, ठीक है। फिर कैप्रिकॉर्न क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जब पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होती है तो सबसे पहले आप ये बताओ कि उनको किस नाम से जाना जाता है। डिस्टेंस तो बहुत ही रेयर चांसेस में पूछते हैं, बट अगर आपसे कभी पूछ ले तो पास है तो 148 मिलियन, दूर है तो 153 मिलियन, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो ये आपसे डेट पूछ सकता है, क्या बोलते हैं वो पूछ सकता है, और नदर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीज़न है ये पूछ सकता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और मैंने आपको पहले बोला है कि अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी डाउट क्लियर करते हैं, आप अपने मेरे साथ शेयर करते हैं अपने डाउट्स को, अगर आपको मैसेज की फॉर्म में या फिर रिप्लाई की फॉर्म में आपको आंसर नहीं मिलता है तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है, क्योंकि क्या पता कि मैं मोस्टली डाउट्स क्या होते हैं वीडियो में डिस्कस करती हूँ, सो दैट आपको ईज़िली उसका आंसर प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, और मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको नोट्स बनाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं वो बता दिए। नहीं तो आप PDF भी बना सकते हैं। अभी ड्यू टू सम रीज़न्स मैं आपको PDF नहीं है शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, सो इसलिए आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। जस्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप खुद ही क्या कर सकते हैं, PDF बना के अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।